हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो स्वाधीन का संधि विच्छेद कीजिए। आपसे संधि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्वाधीन, अब आपको पहले तो संधि में पहचानना होगा कि कैसे संधि विच्छेद होगी। तो अगर आप उसके मूल शब्द को निकाल पाते हैं कि उसमें कौन सा मूल शब्द है, उसको पहचान जाते हो तो आप संधि बना लेते हैं। क्या लिखा है आपके पास, तो शब्द है स्वाधीन। ठीक है, तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि स्व और धीन का तो कुछ होता नहीं है, तो मतलब स्व भी नहीं होता, स्व होता है मतलब स्वयं के लिए बोल सकते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है, तो स्व धन अधीन। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए कौन सी संधि है ये चीज़। तो यहाँ पे संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वधन अधीन होता है। स्व में आप देखिए यहाँ पे संधि पहचाना कैसे गया, तो यहाँ पे जो अ लगा हुआ है तो उससे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे संधि है। तो इसको जब आप देखिए तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, व लिखा हुआ है। तो इसके में क्या पढ़ रहे हैं, स्व, अ लगा हुआ है तो व को अलग करिए। व क्या है आपका व्यंजन, इसके साथ क्या लगा हुआ है, आपका अ लगा हुआ है। ठीक है, छोटा है। यहाँ पे भी देखिए अधीन है, अधीन तो होता नहीं है, अधीन होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका अ है, दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों आ, दोनों छोटे आ है, मिलकर क्या बनता है, तो ये आ बन जाता है। देखिए, ठीक है, आ मिलकर आ बन जाता है। और यहाँ पे भी आपका वही चीज़ बना, यहाँ पे आ दिखता है। तो यहाँ से हमारा शब्द क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ निकल आया तो यहाँ धीन बचा। ठीक है, अब देखिए इसको, ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है। हमेशा क्या होता है, व्यंजन की सहयोग कौन करता है, तो स्वर करता है, क्योंकि हम व्यंजन को डायरेक्ट नहीं बोल पाते, स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो यहाँ पे वो आपका हलंत में लगा है, अर्थात ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो यहाँ पे आ बड़ा आ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्व। और यहाँ क्या दिखा हुआ है, धीन, तो ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा शब्द, स्वाधीन। तो देखिए आपका शब्द क्या बना, स्वाधीन। और इसमें कौन सी संधि है और कैसे विच्छेद हुआ, तो स्वधन अधीन से बना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। स्वर संधि में भी बहुत से प्रकार होते हैं, जिसको मैं आपको बोली हूँ हमारे चैनल में दिया हुआ है, मैं उसमें पढ़ाई हूँ संधि के बारे में। तो स्वर संधि में इसमें कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे अ मिलकर एक बड़ा बन रहा था, तो इसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये आपको समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नेत्र, चक्षु, अश्रु और लोचन, आंख का पर्यायवाची नहीं बोला गया है, पूछा क्या गया है, नहीं। तो अब आप इसमें देखिए, नेत्र मतलब भी आंख होता है, चक्षु मतलब भी आंख होता है, अश्रु मतलब आंसू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो आंसू है। लोचन मतलब भी आंख है, नयन, नयन भी होगा, आंख होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अश्रु। अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू होता है और आंख अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय शब्द का संज्ञा। ठीक है, हिमालय शब्द का संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जो हिमालय शब्द है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये पूछा गया। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखिए हिमालय शब्द में जो संज्ञा है वो कौन सी है, तो हिमालय, हिमालय में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वो सभी पढ़ाया गया है। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है हिमालय, तो इसमें हिमालय क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, किसी भी वस्तु, किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। तो आपका हिमालय क्या है, एक पर्वत तो है पर विशेष प्रकार का पर्वत है, एक अपना अलग पहचान बना रहा है, तो उसे हम क्या लेते हैं, तो हिमालय को व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यही बोल देता आपको कि पर्वत, सिर्फ बोलता पर्वत, तो पर्वत किस में आ जाता आपका, तो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, जो पूरे पर्वत जाति का, पूरे समूह का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, तो जो भाव को बताता है, जैसे प्रेम का, क्रोध का, वो सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है, तो ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों चीजें आती हैं, लिक्विड फॉर्म वाली भी आएंगी। ठीक है, जैसे हवा में पूछा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा है,
पानी में पूछा जाए तो द्रव्य है, घी पूछा जाए तो द्रव्य है। तो ये सभी क्या है, एक और प्रकार की संज्ञा आपकी होती है। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, 4 तो यहाँ पे हो गई। एक होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक, ऐसा संज्ञा जिसमें समूह का बोध होता है, ठीक है, पूरे ग्रुप का बोध कराने वाला, जैसे कि सभा, कक्षा, ठीक है, ये सभी क्या है, समूह का बोध कराने वाली होती है, तो समूहवाचक संज्ञा। तो हिमालय में कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, ये पांचों यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, एक शब्द का बहुवचन बताइए। एक शब्द का बहुवचन क्या होगा, अनेक, अनेकों, या फिर कई, एक या फिर कई। तो एक के लिए जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है, ठीक है। अनेक का अर्थ होता है बहुत सारे, तो यहाँ अनेकों हम नहीं लेंगे। अक्सर आपको ऑप्शन में हमेशा अनेकों मिलेगा, ठीक है। आपसे जब शब्द वर्तनी भी पूछता है या वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तब भी अनेकों देता है, ध्यान रखेंगे, अनेकों नहीं होता, ठीक है। एक का हमेशा अनेक होता है, अनेक का अर्थ ही है बहुत सारा, तो हम अनेकों क्यों लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक में, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है, इसके चिन्ह क्या है। तो आपको मैं बोली थी कि कर्ता मैं पढ़ा चुकी हूँ, चैनल में जाके देखेंगे, पर यहाँ पे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो देखिए कर्ता का क्या होगा, तो कर्ता ने मैं आपको बोली, तो ये क्या हो जाएगा, ने किसका है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म, तो को किसका है, तो कर्म को, ठीक है। से आपका 2 चीज के लिए प्रयोग होता है, किसके किसके लिए, तो एक तो आपका करण के लिए होता है जो साधन या निमित्त का काम करता है, जिसके लिए किया गया है, और दूसरा क्या होता है, तो अपादान के लिए होता है, ठीक है, जो अलगाव की बात करता है उसके लिए। तो दोनों में से का प्रयोग होता है, एक तो साधन के रूप में काम करता है और दूसरा क्या है, तो अलगाव की बात करता है। में पर किसके लिए होता है, तो अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण कारक चिन्ह है में पर। तो यहाँ पे कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा या विभक्ति क्या होगा, तो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखिए कि आपके पास शब्द क्या लिखा है, मैं घड़ा भरता हूँ। मैं अर्थात कौन है, कर्ता, सब्जेक्ट है, ठीक है। भरना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, ये क्या है आपकी क्रिया या फिर ये वर्ब है, ये क्या है आपका कर्ता है या फिर ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे घड़ा, घड़ा क्या है आपका, तो यहाँ पे कर्म है, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये आपका कर्ता। तो अब देखिए मैं घड़ा भरता हूँ, तो इसमें से कौन सा होगा, तो सकर्मक, ठीक है। ध्यान क्या रखेंगे, तो जिसमें कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग होता है वो सकर्मक होता है। सकर्मक से समझ में क्या आता है, जिसके साथ में कर्म हो, ठीक है। अकर्मक मतलब कर्म नहीं है। प्रेरणा अर्थात किसी से आप काम करवा रहे हो, ठीक है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। मैं घड़ा भरता हूँ मतलब मैं तो खुद का काम कर रहा हूँ ना, खुद भर रहा हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ है, या चांद पर थूकने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चांद पर थूकना एक बहुत मुहावरा है, चांद कहाँ और थूकना, तो आप खुद समझिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बढ़कर बात करना, सम्मान्य का अनादर करना, महत्वाकांक्षी होना, किसी की बात ना मानना। तो अब आप देखिए चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मतलब आप समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम्मान्य का अनादर करना, किसी ऐसे इंसान का जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है या सम्मान्य व्यक्ति है उसका अनादर करना किस मुहावरे के लिए लिया गया है, तो चांद पर थूकना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आजकल क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछता है, निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। पूछा क्या गया है, नहीं है। तो देखिए कवि, आज्ञा, सब और कार्य। तो यहाँ पे जो कवि है, आज्ञा है और कार्य है, ये तीनों क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। सब क्या है आपका, तो तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है, तो सर्व होता है, ठीक है। इसका क्या, सब क्या है आपका, तो तद्भव है। ये आपका संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और सब क्या है आपका, ये तो तद्भव, ये क्या है, तद्भव है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, तो सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है, तेजो राशि शब्द है, ठीक है। तेजो राशि शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इसमें तेजो राशि संधि शब्द नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि तेजो राशि किससे मिलकर बना है,
तो अगर आप किसी चीज़ के मूल शब्द को पहचानना समझते हो, संधि में मूल शब्द को पहचान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें संधि है भी या नहीं। मूल शब्द अगर देखिए तो तेज, तेज एक मूल शब्द है, अपने आप में शब्द है। राशि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो अब आप यहाँ पे देखिए तेज है, धन राशि से बना है आपका तेजो राशि। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, तेज तो आपका मूल शब्द है पर ये एक प्रकार का विसर्ग है। तेज धन राशि से बनता है तेजो राशि, ठीक है, तेज धन राशि से बनता है तेजो राशि। यहाँ पे विसर्ग संधि का एक नियम होता है। विसर्ग संधि का नियम क्या है, तो देखिए यहाँ पे आ लिखा है, ज लिखा है, तो इसमें ज के साथ में आ का मेल है, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है आपका ये विसर्ग। तो आ और विसर्ग मिलकर, अ और विसर्ग मिलकर क्या होते हैं, ओ बन जाते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि के नियम से क्या होता है, अ और विसर्ग मिलकर ओ बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो बना हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या बचा, ज के साथ में हलंत है, ओ है आपका, और यहाँ पे क्या बना, तो राशि वो सेम रहेगा क्योंकि परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे। तो ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है, तो क्या बन जाएगा, ये तेजो राशि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सा है। तो मैं आपको बोली कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ होता है, तो ये कौन सी संधि है, तो तेजो राशि में विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द बताइए। जो सब में व्याप्त है वो क्या होगा, सर्वत्र व्यापी, ठीक है, द्विग्न व्यापी, या फिर क्या लिखा है आपका सर्वव्यापी, निज व्यापी। तो जो सब में व्याप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका, तो सर्वव्यापी कहलाता है, ठीक है। सब में व्याप्त होने के लिए क्या है, सर्वव्यापी। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।